तो आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम ये देखने जा रहे हैं कि ASP.NET जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इंटरव्यू लेवल पे भी है और वैसे भी है, आपको आना चाहिए। क्योंकि आप जब भी कोडिंग करते हो, जब भी प्रोग्रामिंग करते हो, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द थिंग्स कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है और किसके कॉरस्पॉन्डेंस आपका आउटपुट आएगा, है ना। अगर मैं कोई भी टास्क को करता हूँ तो टास्क को आपको कैसे परफॉर्म करोगे, तो टास्क को किसी ना किसी एक्शन पे करोगे, है ना। अगर मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जैसे गेट खुले एक अलार्म बजे और गेट बंद हुआ तो अलार्म क्लोज हो जाए, तो मतलब वहाँ पे आपने मेज़र किया कि द इवेंट इज़ वन वंस द गेट इज़ ओपन, यानी गेट ओपन जो हो गया वो एक्शन हो गया, एक इवेंट हो गया जिस पे आप प्रोग्राम लिखोगे। और दूसरा किस पे लिखोगे, जब वो गेट क्लोज हो, तो गेट क्लोज होना और ओपन होना एक इवेंट हो गया ना, इन विच यू हैव टू प्रोग्राम कि द बीप इज ऑन एंड द बीप इज स्टॉप, जो भी लिखोगे, जो जैसे हम लोग C++ वगैरह में पहले करते थे। तो उसी तरह से हम ASP.NET की अगर हम बात करते हैं तो ASP.NEट एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क है जिसके अंदर में अगर हम कोई भी प्रोग्राम को हम लिखते हैं तो वो हम डायरेक्टली उसको एम्बेडेड, हमारे उसके पास में एम्बेडेड इवेंट्स नहीं है। जैसे कि विंडोज़ एप्लीकेशन में एम्बेडेड इवेंट्स होते हैं। एम्बेडेड मतलब क्या, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक इवेंट, गॉट लॉस्ट फोकस, गॉट फोकस एंड ऑल, सारी चीज़ें वहाँ पे इवेंट, क्योंकि आप उसी डेस्कटॉप पे आपके पास में सब कुछ वहीं है, सेम पीसी पे है। लेकिन यहाँ पे आपके पास सेम पीसी में नहीं है, आपका जो आर्किटेक्चर है वो 2 टायर आर्किटेक्चर है। आप सिंगलटन आर्किटेक्चर पे आप काम नहीं कर रहे हो, आप मोनोलिथिक एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो 2 टायर आर्किटेक्चर पे। तो उस केस पे आपका जो सारे की सारी इवेंट्स हैं वो कहीं और हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ASP.NET पेज के अंदर में, ASP.NEट एप्लीकेशन के अंदर में कितने तरह के इवेंट्स होते हैं, हम उसको कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे और हम उसको कैसे कोड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इवेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इवेंट क्या होता है, एनी ऑकरेंस विद इन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड इवेंट। एनी ऑकरेंस मतलब कोई भी एक ऐसा एक्टिविटी, कोई एक्शन होना, उसको हम इवेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ASP.NEट का आर्किटेक्चर है ना, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया है 3 लेयर्स के अंदर में। 3 लेयर्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है। तो अगर आप लेयर्स की बात करते हो तो लेयर्स, इसमें 3 लेयर्स हैं। एक सबसे पहला जो लेयर है उसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहला मेरे पास क्या है, एप्लीकेशन लेयर। यानी कि जो पूरा का पूरा जो इवेंट है मेरा इस हिसाब से डिवाइड हुआ है। एक तो एप्लीकेशन लेयर, दूसरा सॉरी, ये मेरा सबसे पहला जो है ये एप्लीकेशन लेयर आ गया जिसमें हमारा एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा हमारा हो गया सेशन, सॉरी, दूसरा हो गया तुम्हारा पेज लेवल, और तीसरा हो गया मेरा कंट्रोल। यानी कि जैसे ही तुम्हारा कोई एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, कोई भी एप्लीकेशन अगर आप तुम स्टार्ट करते हो, तो एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही आपके पास कौन सा इवेंट जनरेट होगा, एप्लीकेशन। क्योंकि आपने, यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन का पहले इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन का इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उस एप्लीकेशन को, इंस्टेंस को क्रिएट करने वाला कौन है, यूज़र। ठीक है। उस इंस्टेंस को क्रिएट करने वाला कौन है, यूज़र है। और तीसरा क्या होगा, जब यूज़र उसको किसी पेज को, पर्टिकुलर पेज को कॉल करेगा, तो उसके अंदर में, उस पेज के अंदर में कंट्रोल्स आएंगे। तो तीसरा कौन सा हो गया, कंट्रोल इवेंट। यानी कि पूरा का पूरा जो इवेंट्स हैं ASP.NEट में 3 कैटेगरीज में, 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। एप्लीकेशन लेवल, सेकेंड वन इज पेज लेवल, एंड द थर्ड लेवल इज अ कंट्रोल लेवल। ठीक है। अब सबसे पहले आप देखते हैं एप्लीकेशन लेवल की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन लेवल के अंदर में जितने भी इवेंट्स होंगे उसको हम मेज़र करते हैं ग्लोबल डॉट ASXX फाइल के अंदर में। देखो आपके पास एक ग्लोबल डॉट ASXX फाइल है, अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर लो और यहाँ देखो आपके पास ग्लोबल डॉट ASAX फाइल है। इस ग्लोबल डॉट ASX फाइल के अंदर आप देखोगे जब, तो इस फाइल के अंदर में आपको यहाँ पे 4 इवेंट्स मिलेंगे, सॉरी 5 इवेंट्स मिलेंगे। एक तो आपका मिलेगा एप्लीकेशन स्टार्ट, जब भी आपका कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ये मेथड है ऑलरेडी इसमें बने होते हैं, अगर आपके पास नहीं बने हुए तो आप, यू कैन राइट दिस मेथड ऑन दिस पेज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वॉइड कर रहा है, वॉइड यानी रिटर्न टाइप नल है। यहाँ पे पब एप्लीकेशन स्टार्ट, इस एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर में आप जब भी कोई एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, इफ़ यू वांट टू काउंट द यूज़र, इफ़ यू वांट टू काउंट द एप्लीकेशन, यू कैन राइट द कोड हेयर। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई सम एप्लीकेशंस, लाइक कोई मशीन को आप वेरीफाई करना चाहते हो कि ये मशीन जब भी लॉगिन करे, मैं नहीं चाहता हूँ उसको एक्सेस दूँ, तो उस केस में आप क्या करोगे, उसका कोड यहाँ लिखोगे।
यानी कि जैसे वो अपना यूज़र आईडी डालेगा ऑटोमेटिकली उसको आइडेंटिफाई यहाँ से करेगा और करने के बाद उसको डिनाई कर देगा कि तुम आप इस एप्लीकेशन में लॉगिन नहीं कर सकते। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, ये एप्लीकेशन लेवल का हो गया कोड मेथड हो गया जिसके अंदर हम एप्लीकेशन लेवल की कोडिंग करेंगे। और उसके बाद देखो एप्लीकेशन का एंड हो गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे एप्लीकेशन एंड हो तो कुछ एक्टिविटीज़ हों। मैं चाहता हूँ कि जब एप्लीकेशन एंड हो तो कुछ कुछ लाइक मेरा कैशे क्लियर हो जाए, या मैं चाहता हूँ मेरे जो ऑब्जेक्ट्स जो टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं वो डिलीट हो जाएं, तो यहाँ हो सकते हैं। उसके बाद ये जो सेकंड लेवल में देखो ये लिखा हुआ है सेशन, ये सेशन लेवल का है। सेशन मतलब यूज़र सेशन, सेशन का मतलब हो गया यूज़र सेशन। ये यूज़र सेशन लेवल का इवेंट है। इसमें स्टार्ट के अंदर में आप चाहोगे कि यूज़र को काउंट करूँ मैं कि कितने लेवल ऑफ यूज़र्स हैं जो मेरे पास में हैं, तो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि सेशन में एंड हो जाए तो मैं यूज़र को मैं चाहता हूँ नल हो जाए, कैशे से रिमूव हो जाए, तो यहाँ पे नल हो सकता है। तो ये मेथड्स हैं। और इसके अलावा होता है कि एप्लीकेशन एरर का भी होता है। एक एप्लीकेशन एरर भी मेथड यहाँ पे हम बना सकते हैं कि वॉइड एप्लीकेशन एरर, और सेम आ जाएगा ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आस्क ई। तो उसमें एप्लीकेशन एरर में क्या करोगे तुम कि जो भी तुम एप्लीकेशन लेवल पे जो भी एरर आएगा तुम उस चीज़ को यहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हो। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। यानी कि जो भी एप्लीकेशन लेवल पे जो भी एरर आएगा उसको वो क्या करेगा, यहाँ से इस मेथड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो एप्लीकेशन लेवल पे जो भी एरर आएगा, एरर कुछ भी आ सकता है, सिस्टम एरर आ सकता है, यूज़र एरर आ सकता है, कनेक्टिविटी एरर आ सकता है। कोड एरर तो अलग बात है ना, कोड एरर का तो अलग है, जब आप तुम पेज खोलोगे तब कोड एरर आएगा। लेकिन एप्लीकेशन लेवल पे एरर आ सकता है ना। एप्लीकेशन लेवल पे एरर क्या हो सकता है उसका फ्रेमवर्क आपके सपोर्ट ना कर रहा हो, कोई सर्विसेज होगी जो कुछ होगी, जो एप्लीकेशन लेवल पे कुछ सर्विसेज होंगी वो एनेबल ना हो। तो उस केस में जब आप पेज को खोलते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सर्वर से एक नॉट फाउंड का या फिर कुछ एरर जनरेट हो जाता है, सर्वर एरर जनरेट हो जाता है। तो उस तरह के एरर को आप नहीं चाहते हो कि दिखे आपके पेज पे। आपको चाहिए अप्रोप्रिएट मैसेज कि वाई दिस साइट इज़ नॉट रनिंग, तो वो आ सकता है। तो इस लेयर में आप काम कर सकते हो। देखो छोटा सा एक मैंने एग्जांपल आपका दिया है। मैंने एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट किया है, तो एप्लीकेशन स्टार्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक हिट काउंट के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एप्लीकेशन का। जैसे सेशन एक ऑब्जेक्ट है ना, वैसे एक एप्लीकेशन का भी एक ऑब्जेक्ट है। एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने किसके नाम से, हिट काउंट। कोई भी नाम ले सकते हो आप, ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जिसकी इनिशियल वैल्यू मैंने 0 कर दी, एक इनिशियलाइजेशन कर दिया मैंने। उसी तरह से मैंने एक यूज़र काउंट ना एक दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया है एप्लीकेशन लेवल का, जिसकी वैल्यू भी मैंने 0 कर दी। यानी कि दो मैंने वैल्यू ले ली, एक हिट काउंट के नाम से ले लिया जो कि एप्लीकेशन लेवल की होगी, और एक हो ले लिया मैंने सेशन काउंट जो सेशन लेवल की होगी। यानी कि जितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो लॉगिन करेंगे मेरे सिस्टम में, इस सर्वर पे, तो मैं चाह रहा हूँ उनकी काउंटिंग हो। चाहे वर्ल्ड से कितने भी यूज़र आएँ तो मैं चाहता हूँ कि वो यूज़र वाइज हो। और एप्लीकेशन लेवल मतलब जिस मशीन, ये मशीन पर डिपेंडेंट होगा, जितने भी मशीन लॉगिन हो गए मेरे सिस्टम में तो वो उनकी काउंटिंग करेगा। हो सकता है आप अपने मशीन से 2-2 यूज़र काउंट करो, तो आपकी काउंटिंग कितनी होगी, यूज़र काउंट आपका एक ही होगा। अगर आप एक अपने सिस्टम से 2 ब्राउज़र पे उसको आप एक्सेस करते हो उस मशीन को, उस पेज को, तो उस केस में यूज़र काउंट कितना होगा 1, मशीन काउंट कितना होगा, यूज़र काउंट कितना होगा 2, एंड मशीन काउंट कितना होगा 1, क्योंकि एक मशीन से आपने किया है। तो इस केस में आपका यहाँ पे अगर हिट काउंट की बात करते हो, एप्लीकेशन हिट काउंट की बात करते हो, तो ये 1 होगा। और इस केस में अगर आप 2 ब्राउज़र्स के थ्रू उसको कॉल करते हो सेम एप्लीकेशन को, तो ये काउंट होगा 2। तो उसको इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या किया, हिट काउंट इज इक्वल टू इंटीजर में उसको मैंने कन्वर्ट किया किसको, जो हमारा हिट काउंट होगा। क्योंकि जो मेरा ये जो वैल्यूज़ है बेसिकली ये स्ट्रिंग में है, ये डबल कोट्स में दिया स्ट्रिंग में है, तो मैंने इसको क्या किया, टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट मतलब एक टाइप को दूसरे टाइप में चेंज करना, जैसे हमको कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू इंट। उसी तरह से मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, इंट लिख दिया। तो ये क्या होगा, जो भी हिट काउंट है जो मैंने स्ट्रिंग लिया था उसको मैंने कन्वर्ट किस में किया, इंट में, और प्लस उसमें मैंने क्या किया 1 की 1 एक वैल्यू ऐड कर दी न्यूमेरिकल। यानी जैसे ही सेशन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा मेरा, जैसे ही एप्लीकेशन मेरा स्टार्ट होगा वो क्या करेगा, और इसकी वैल्यू को यूज़र की वैल्यू को सॉरी हिट काउंट की जो वैल्यूज होगी उसमें 1 ऐड कर देगा। गॉट माई पॉइंट। और उसके बाद फिर सेशन स्टार्ट के अंदर मैंने क्या किया है कि सेशन स्टार्ट के अंदर में जो सेशन के ऊपर जो वैल्यू ली थी, जैसे इस एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो यूज़र का मैंने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया।
एप्लीकेशन जब मेरा स्टार्ट होगा तो मैंने यूज़र का इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, और उस यूज़र की वैल्यू को मैंने इंक्रीज़ कहाँ पे करवाया है, जब सेशन स्टार्ट होगा। जब यूज़र का सेशन स्टार्ट होगा तो उस केस में मैंने क्या किया, एप्लीकेशन के काउंट के अंदर में उसकी भी मैं वैल्यू मैंने 1 से ऐड करा दी। ये मैंने किस में करा दी, यूज़र काउंट के अंदर में। गॉट माई पॉइंट। अब मैं इसको पहले तो मैं देखो यहाँ पे मैं यहाँ लगाता हूँ ब्रेक पॉइंट, इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट। जब ये जो ग्रे सी लाइन है इस पर आप क्लिक करोगे तो ग्रे इसका एक ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। ये मैंने यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया और एक मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपका कोड ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा। और मैं अब जाके मैंने इस पेज को, ये को तो मैंने लिख लिया, नाउ मैं इसको कॉल करना है, मैं देखना भी चाहता हूँ कि कितने काउंट हुए हैं। तो कैसे करेंगे, जिस पेज पे आपको काउंट करवाना है उस पेज पे आप चले जाओगे। जैसे मैंने ये पेज लिया है, इस पेज पे मैंने डायरेक्टली पेज के लोड पे मैंने ये कोड कर दिया। क्या कोड किया है, पेज के लोड पे मैंने ये कोड किया है, रिस्पॉन्स डॉट राइट, एक स्ट्रिंग ले लिया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टेंस। ये तो स्ट्रिंग, ये तो स्ट्रिंग हो गया, डबल कोट्स में मैंने दिया एज अ स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा, ठीक है। और इसके साथ मैंने प्लस का साइन दिया, कॉन्कैटिनेशनल ऑपरेटर, उसके साथ मैंने दिया है एप्लीकेशन का हिट काउंट जो वहां पे बन रहा है, जो ग्लोबल डॉट ASXX फाइल के अंदर में जो मैंने क्रिएट किया जो ऑब्जेक्ट, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन स्टार्ट का हो गया। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट करके यूजर को भी कॉल कर दिया। यहाँ पे मैंने हिट काउंट कर दिया, कौन सा, यहाँ पे मैंने यूजर काउंट करना है ना, ऑब्जेक्ट का नाम वही होना चाहिए, यूजर काउंट। तो ये किसका इंस्टेंस दिखाएगा, ये एप्लीकेशन का इंस्टेंस दिखाएगा, और ये किसका दिखाएगा, यूजर का इंस्टेंस दिखाएगा। गॉट इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। जैसे मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा, सबसे पहले किस पे जाएगा, हम लोगों ने ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे ब्रेक पॉइंट लगाया है, जैसे एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है, आपका इंजन स्टार्ट हुआ, आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे सर्वर पे गई, और जाने के बाद आपका इवेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ। जैसे मेरा पेज लोड होगा उससे पहले ही वो कहाँ चला जाएगा, क्योंकि पेज लोड कहाँ आ रहा है, वो पेज लेवल पे है। पेज लोड इवेंट जो है वो पेज लेवल पे है। अभी जो इवेंट है वो किस लेवल पे वर्क कर रहा है, एप्लीकेशन लेवल पे। आपका जो इवेंट है वो एप्लीकेशन लेवल पे वर्क कर रहा है। तो एप्लीकेशन लेवल पे जब वो जाएगा तो एप्लीकेशन लेवल पे किस पे जाएगा, ग्लोबल डॉट ASX फाइल के अंदर जाएगा, और वो जो हम लोगों ने स्टार्ट लगाया हुआ है वहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा। आ गया, एप्लीकेशन स्टार्ट में गया देखो, और इसको आप यहाँ से रन करा सकते हो। मैंने एग्जीक्यूट कराया, काउंट की वैल्यू सबसे गया ऊपर, और जाके काउंट को इनिशलाइजेशन देखा उसने कि काउंट की इनिशलाइजेशन है, यस है। उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर यूज़र काउंट को लेता है, फिर एप्लीकेशन की जो वैल्यूज़ थी उसके अंदर में एक ऐड किया। राउटिंग मेथड ऑलरेडी लिखा रहता है, उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ये राउटिंग है, रजिस्टर राउटिंग है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे होता है इसका। ये राउटिंग है बेसिकली, इसको छोड़ दो, कितने जितने भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको राउट कराने के लिए होता है। तो उसके बाद देखो ये सारा का सारा प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद ये काउंट पे चला गया, वापस गया है काउंट पे, और देखो सेशन स्टार्ट हुआ, सेशन की वैल्यू को काउंट किया 1 से, और 1 से काउंट करने के बाद पेज के लोड पे आया, पेज के लोड पे आया, रिस्पॉन्स डॉट राइट उसने किया, काउंट की जो वैल्यूज़ होगी 1 डाल देगा, यूज़र का इंस्टेंस 1, और डालने के बाद फाइनली आपके पास आउटपुट क्या आ गया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टेंसेस 1 और नंबर ऑफ यूज़र इंस्टेंसेस 1, दोनों की वैल्यू आपकी 1 आ गई है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे सेम इंस्टेंस पे कंट्रोल V करता हूँ। मैं एक नया मैंने टैब खोल लिया और वहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मेरा यूज़र इंस्टेंस 1 आ रहा है। क्यों यूज़र इंस्टेंस 1 आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में हम लोगों ने जो यहाँ से जो कॉल किया है मशीन, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे वर्क कर रहे हैं, हम सर्वर होस्ट पे नहीं वर्क कर रहे हैं। अगर हम सर्वर होस्ट पे वर्क करते तो इसकी इंस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाती। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ आएंगी, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मशीन भी मेरे पास 1 है और यूज़र की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है। तो ये क्या करेगा, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू को रिवर्ट बैक करेगा, ठीक है। लेकिन अगर सर्वर लेवल पे होता तो वो क्या करता, यूज़र के इंस्टेंस को भी चेंज कर देता, क्योंकि आपको वहाँ पे नंबर ऑफ यूज़र वो कितना कैलकुलेट करता, 2। यानी देखा जाए तो आप इसी हिसाब से इसको समझो कि अगर एक ही मशीन से आप कॉल कर रहे हो, जितने भी अलग अलग टैब में क्लिक करोगे कॉल करोगे, या अलग अलग आप उसमें मशीन अलग अलग ब्राउज़र पे उसको कॉल करोगे, या सेम ब्राउज़र पे अलग टैब पे क्लिक करोगे, वो एक नया इंस्टेंस बनाता चला। क्योंकि एवरी टाइम तुम जब कॉल कर रहे हो सर्वर के पास, तो सर्वर क्या करे, एक नया इंस्टेंस आपको क्रिएट करके भेज रहा है। नया यूजर होता है।
हाँ, एक तरह से यूज़र आपके लिए नया हो गया, मशीन आपकी सेम रहेगी, तो मशीन का इंस्टेंस वन रहेगा और यूज़र का इंस्टेंस चेंज होता रहेगा। और अगर दूसरा आईपी एड्रेस करेगा तो वो मशीन भी सेम हाँ, रहेगी। वो मशीन अगर आप दूसरे मशीन से आईपी एड्रेस से आप उसको कॉल करोगे तो उसका मशीन का भी इंस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो इसे हम ये फाइंड कर सकते हैं इस इवेंट के थ्रू कि नंबर ऑफ कितने मशीन हमारे उस एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, नंबर ऑफ यूजर्स कितने जुड़े हुए हैं। अगर आपको कल के डेट में आपको इंटरव्यू लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाउ वी कैन फाइंड द मशीन इंस्टेंस और यूजर इंस्टेंस फ्रॉम द सर्वर साइड, तो आप बता सकते हो कि सर एप्लीकेशन स्टार्ट और सेशन स्टार्ट से वी कैन फाइंड द मैटर and it is all written inside the global.asx file। ठीक है, तो ये हो गया जो फर्स्ट लेयर हो गया हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेवल। अब हम सेकेंड लेवल पे आते हैं। सेकेंड लेवल जो मेरा है वो हमारा कहते हैं पेज लेवल। अब क्या हुआ, पेज लेवल पे क्या होगा, ये मेरा इंटायर पेज है, ये मेरा इंटायर पेज है। ठीक है, अब इस पेज पे सपोज कर लो मैं एक छोटा सा कुछ भी डिज़ाइन करता हूँ। अब मैं इस पेज को जब मैं प्रोसेस करूँगा तो इस प्रोसेस में ये पेज कहाँ जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक नया टेबल लेता हूँ, एक छोटा सा मैंने टेबल ले लिया जिसमें 2 रो 2 कॉलम है, और इस टेबल के अंदर में मैंने एक छोटी सी कोई भी डिज़ाइनिंग कर दी। मैंने यहाँ पे लिखा एंटर नेम, एंटर नेम, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, और मैं यहाँ पे एक बटन लेता हूँ। ठीक है, बटन की प्रॉपर्टीज़ में जाकर मैंने क्या किया, बटन का जो टेक्स्ट था उसको मैंने कर दिया सबमिट। राइट, नाउ अभी हम लोग सेकेंड लेवल की बात कर रहे हैं, कौन सा, पेज लेवल। तो ये मेरा पेज लेवल है। इस पेज लेवल को हम कैसे आइडेंटिफाई करो, ये कैसे प्रोसेस करता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि ये मैटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या होता है इसके अंदर में। देखो, इसके अंदर में सबसे पहले जो इवेंट जनरेट होगा, इसमें जो सबसे पहला जो इवेंट जनरेट होगा वो होगा पेज रिक्वेस्ट। मैं देखता हूँ एक बार ये टैब पे काम हो जाए तो मैं यहाँ पे इजीली आपको बता पाऊँगा। हाँ, ये दैट्स रिटन हियर, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ और आप जो है उसको नोट डाउन भी कर लो। नाउ द फर्स्ट इज पेज रिक्वेस्ट। सबसे पहले क्या आएगा आपका, होल्ड इन, होल्ड ऑन, दिस इज पेज रिक्वेस्ट। आपका पेज सबसे पहले क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। यानी कि रिक्वेस्ट का मतलब क्या हो गया, यू आर जस्ट गोइंग टू एग्जीक्यूट द पेज। जैसे तुमने पेज को एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट जब आप करोगे ना तो क्या होगा, जब आप पेज को एग्जीक्यूट करोगे तो वो चेक करेगा क्या ये जो आपने पेज रिक्वेस्ट किया है ये आपने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया है या ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है। जब भी आप किसी पेज को हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चेक करता है कि क्या ये पेज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है या फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट हुआ है। अगर ये पेज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है तो वो क्या करेगा, उसे कंपाइल नहीं करेगा, क्योंकि इट इज दिस पेज इज ऑलरेडी कंपाइल्ड। वो क्या करेगा, कैशे में इसकी वैल्यू स्टोर होती है। जब ऑलरेडी कोई पेज मेरे पास कंपाइल होता है उसकी वैल्यू कैशे में स्टोर होती है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको कैशे से उठाएगा और रिस्पॉन्स कर देगा। कैसे से वो पिक करेगा उसको और उसको रिस्पॉन्स कर देगा। लेकिन इफ द पेज इज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड, सॉरी, इफ द पेज इज न्यूली रिक्वेस्टेड, तो उस केस में क्या करेगा, सबसे पहले उसको कंपाइल करेगा, देन इट विल बी रिस्पॉन्स, देन इट रिस्पॉन्स द पेज। यू कैन राइट हियर, लिखो the page requested, the page requested event, when once the page requested event occurred, page requested event occurred when the user, when the user requested the page for execution, requested the page for execution. In this cycle it will check
In this cycle it will check page is already requested or first time. Page is already requested or first time. Once the page is already requested, it will take the value from cache. It will take the value from cache and send the response. But if the page is called first time, it will compile the page, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हुआ है तो क्या करेगा, कंपाइल करेगा, कंपाइल द पेज एंड सेंड द रिस्पॉन्स. गॉट इट ना. यानी कोई भी पेज अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो यही वर्क करता है. सबसे पहले पेज के पास जब जाएगा वो देखेगा क्या ये पेज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड है. तभी तो याद होगा आप लोग, हम लोग कोड लिखते थे इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स. फॉल्स का मतलब क्या हो गया, पेज पहली बार रिक्वेस्ट हुआ है. जब मैं चाह रहा हूं जब पहली बार रिक्वेस्ट होगा तभी मैंने क्या किया था, तभी हम लोगों ने काउंट कराया था. लेकिन अगर ऑलरेडी लोडेड है तो मैं काउंट नहीं करा रहा हूं. अगर आपको काउंटिंग करनी है कि कोई कितने नंबर ऑफ यूज़र हमारे उसमें आ रहे हैं, पेज पे विजिट कर रहे हैं, तो काउंट कराने के लिए हम लोग वहाँ पे लिखते थे ना इफ पेज डॉट इज पोस्ट बैक इक्वल्स टू फॉल्स. फॉल्स का मतलब होता है पेज पहली बार लोड हो रहा है और ट्रू का मतलब होता है ऑलरेडी लोडेड है. गॉट इट ना. तो ये जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर के पास, तो सर्वर आपको कैसे आइडेंटिफाई करेगा, यू आर द सेम यूजर दैट इज ऑलरेडी विजिटेड माई वेबसाइट और यू आर द फर्स्ट टाइम यूजर. How they will verify? They will verify with the help of this event. इस इवेंट के थ्रू वेरीफाई करेगा. गॉट इट. अब उसके बाद सेकेंड इवेंट आ गया आपका स्टार्ट ऑफ. सेकेंड लिख लो इसमें, स्टार्ट ऑफ पेज. उसके बाद सेकंड आ गया तुम्हारा स्टार्ट द इवेंट. देन उसके बाद आ गया तुम्हारा स्टार्ट ऑफ पेज. यानी कि आपने जब रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट करने के बाद आपके पास में रिक्वेस्ट को उसने अंडरस्टैंड कर लिया कि जो आपका रिक्वेस्ट है ये एक नया है तो उसने कंपाइल किया. कंपाइल करने के बाद उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया. तो रिस्पॉन्स जब करेगा तो उसके बाद आएगा स्टार्ट ऑफ पेज. पेज स्टार्ट हुआ, तो जब पेज स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे. जब भी पेज हमारा स्टार्ट होगा तो वहाँ पे दो क्रिएट होंगे ऑब्जेक्ट. कौन कौन सा, एक रिक्वेस्ट और एक रिस्पॉन्स. इसमें आप लिख लो इन दिस इवेंट it will create request and response object. इस इवेंट में ही आपका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनता है. ये इंटरव्यू लेवल पे वैसे ही वर्बली पूछता है कि कौन से इवेंट में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनता है, बताओ. तो आप बताओगे कि सर ये पेज लाइफ साइकिल के अंदर में स्टार्ट ऑफ पेज इवेंट के अंदर में ये जनरेट होता है. ठीक है. उसके बाद में आ जाओ थर्ड में लिखो इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज. थर्ड में आपका आ जाता है दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन ऑफ पेज. इनिशियलाइजेशन ऑफ द पेज. अब इनिशियलाइजेशन ऑफ द पेज का मतलब क्या हो गया,
मतलब अगर हम कोई भी वैल्यू को अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, किसी भी वैल्यू को मुझे अगर यूज़ करना है तो मुझे क्या करना होगा, इनिशलाइज करना होगा, है ना. इन दिस इवेंट initialize all the page controls. In this event it will initialize the all controls, all the controls inside the page. जितने भी पेज पे जितने भी कंट्रोल्स हैं उसको वो क्या करेगा, यहाँ पे इनिशलाइज करेगा, इनिशलाइजेशन ऑफ पेज में. उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, इनिशलाइजेशन ऑफ पेज के बाद आ जाओ नेक्स्ट में आ जाओ आप, लोडिंग द पेज. लोडिंग द पेज. लोडिंग का पेज का मतलब हो गया इट विल लोडेड इनसाइड द, कहाँ, मेमोरी ना. इन दिस इवेंट द इंटायर पेज इज लोडेड with default value into memory. In this event the entire page will loaded inside the memory with a default value. जो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो आपने पहले से सेट कर रखी होगी उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, लोड हो जाएगा. एंड उसके बाद आएगा वैलिडेशन. वैलिडेशन इवेंट में क्या करता है वो, अब वो वैलिडेशन इवेंट में क्या करेगा, जितने भी आपने अपने पेज पे वैलिडेटर्स लगाए हुए हैं, आपने रिक्वायर्ड फी वैलिडेटर लगाया हुआ है, आपने रेंज वैलिडेटर लगाया हुआ है, कंपेयर वैलिडेटर लगाया हुआ है, जितने भी वैलिडेटर्स लगाए हुए हैं उसको वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा. इट विल वैलिडेट ऑल वैलिडेटर्स कंट्रोल्स. It will validate all validators controls on the page, like required field validator etc, like required field validator etc. मतलब required field validator, compare validator, range validator, जितने भी होते हैं सारे आते हैं. Now the next level is handling the क्या होता है, हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक. हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट. हैंडलिंग ऑफ पोस्ट बैक इवेंट यहाँ पे क्या करता है, जब इवेंट सारे जो वैलिडेशन के बाद मेरे पास आता है हैंडलिंग द पोस्ट बैक इवेंट, यानी कि जो हम पोस्ट बैक करते हैं. पोस्ट बैक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो कि हम लोगों ने पहले से देखा था, रिक्वेस्ट जब हमारा जनरेट हुआ था कि पेज को हम लोगों ने देखा था क्या ये पेज ऑलरेडी लोडेड है या फर्स्ट टाइम लोडेड है. तो यहाँ पे हैंडलिंग द पोस्ट बैक इवेंट के अंदर में हम इस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा पेज ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, मतलब ऑलरेडी ट्रिगर्ड है, मतलब ऑलरेडी मतलब उसमें लोडेड है या फर्स्ट टाइम लोडेड है. तो आप इसमें लिख सकते हो इन दिस इवेंट it will generate all events related to the controls. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. रेंडरिंग ऑफ पेज. rendering of page. Compile of, in this event compilation of
response away compilation compilation of response in the way of user requirement, compilation of हाँ user requirement. ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा वो, रेंडरिंग करेगा. रेंडरिंग मतलब क्या होता है कि जब तुम किसी भी पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हो, तुम सपोज कर लो तुम टैब से इसको यूज़ कर रहे हो, तो टैब के हिसाब से तुम्हारा रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. अगर तुम एक लैपटॉप से यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप के अकॉर्डिंगली उसके मतलब रिजोल्यूशन वाइज वो रेंडर करेगा पेज को, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से वो रेंडर कर देगा, जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिव कहते हैं कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है. अगर हम उसको मोबाइल पे भी खोलेंगे तो मोबाइल पे रिस्पॉन्स पे खुलता है, वेब पे खोलेंगे बड़े से टैब पे खोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली करेगा. तो ये इस इवेंट में हम उसको रेंडरिंग करते हैं. उसके बाद आ जाएगा पेज अनलोड. पेज अनलोड, पेज अनलोड में क्या कर देगा, इट विल रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मेमोरी. In this event, it will release the object from memory. Freeing of memory भी कर सकते हो, releasing of data भी कर सकते हो from memory. Releasing the data from the memory or freeing the object from the memory. ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, दिस इज पेज लाइफ साइकिल. ये आपका ASP.NET पेज लाइफ साइकिल है. इस तरह से पेज का लाइफ साइकिल उस वहाँ पे होता है. ऑन दिस लाइफ साइकिल वी कैन राइट द कोड्स ऑन दिस इवेंट्स. हम इन सारे इवेंट्स पे हम कोड कर सकते हैं. एंड द थर्ड एंड लास्ट लेयर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल लेवल. लिख लो कंट्रोल लेवल. अब जो कंट्रोल लेवल इवेंट्स होते हैं ना, कंट्रोल लेवल इवेंट के अंदर में तीन पार्ट, तीन लेयर्स में हम लोग को डिवाइड करते हैं कंट्रोल लेवल को. इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. सबसे पहला जो इवेंट आता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बैक इवेंट. कंट्रोल लाइफ साइकिल के अंदर में ये जो तुम्हारा कंट्रोल लाइफ साइकिल होता है, कंट्रोल लेवल लाइफ साइकिल, इस कंट्रोल लेवल लाइफ साइकिल के अंदर में जो सबसे फर्स्ट वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बैक इवेंट. दिस इज पोस्ट बैक इवेंट. अब इस पोस्ट बैक इवेंट के अंदर में क्या होता है, लिखो these event submit the web page. These event submit the web pages immediately to the server for processing. These event submit the web page immediately to the server for processing. Click event of button, click event of button, click event of button control is an example of post back event. जब भी आप किसी बटन पे क्लिक करते हो, जैसे ये मेरा बटन है, ये कंट्रोल इवेंट लेवल पे हम आ गए. यही मेरा बटन है, इस बटन पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, बटन वन प्राइवेट प्रोटेक्टेड वॉइड बटन वन क्लिक. ये बटन का क्लिक इवेंट है. और जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो इंस्टेंस क्या होगा, इंस्टेंटली वो क्या करेगा, सर्वर पे जाएगा, उसको पोस्ट बैक करेगा. अगर मैं यहाँ पे बटन के क्लिक पे मैं यहाँ लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट, और रिस्पॉन्स डॉट राइट करके मैंने एक कुछ लिख दिया लाइक हेलो. मैंने यहाँ पे एक हेलो प्रिंट कराना है तो मैंने एक हेलो प्रिंट करवाया और इसको बंद करा. मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ. जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा और जैसे ही मैंने उस बटन पे क्लिक किया
तो वो क्या करेगा और तुरंत इंस्टेंटली वो क्या करेगा, पोस्ट बैक जनरेट कर देगा। पोस्ट बैक मतलब सर्वर पे जो भी है उसको बैक कर देगा। सर्वर पे मैंने क्या लिखा हुआ है, सर्वर के पेज पे मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पे, सॉरी मैंने वहां पे कुछ इवेंट जनरेट कराए थे ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूं फिलहाल के लिए, वरना वो दोबारा से वो कंपाइल करता। तो हम क्या करेंगे वहां पे, जैसे ही हम बटन पे लिखेंगे कोई भी कोड, तो बटन क्या करेगा, इंस्टेंटली पोस्ट बैक जनरेट करेगा, यानी कि जो उस बटन पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली उसको एग्जीक्यूट करा देगा सर्वर से और उसको पोस्ट बैक कर देगा। अगर आप कोई इंसर्ट की कोडिंग लिख रहे हो तो इंसर्ट की कोडिंग को पोस्ट बैक कर देगा, आप डिलीट की लिख रहे हो, जो भी लिखते हो आप उसको पोस्ट बैक कर देगा। तो ये जो इवेंट है ये आपका इंस्टेंट जनरेट होता है। अब मैं जैसे यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मैंने रिस्पॉन्स डॉट राइट में हेलो लिखा था, देखो हेलो जनरेट हो गया, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट बैक। सेकेंड लिख लो कैशे इवेंट। सेकेंड वन इज अ कैशे, कैशे इवेंट। अब कैशे इवेंट क्या होता है और कैशे इवेंट हमको कैसे मेंटेन करते हैं। कैशे इवेंट के अंदर में जब भी हम कोई भी टेम्पररी फाइल्स, कुछ भी हम टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन जो पेज लेवल पे हम सेव करते हैं, जो मेरा पेज लेवल पे होता है, मैं बट पेज लेवल को मैं आगे नहीं भेजना चाह रहा हूँ, मेरे पास पेज लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेव होती है जो आपके ब्राउजर पे सेव होती है, आपके टेक्स्ट बॉक्स में सेव हो जाती है, तो आप क्लिक करते हो आपके पुराना हिस्ट्री वाली फाइल भी आ जाती है। तो जो आपके पेज लेवल पे उस जो कंट्रोल पे जाके सेव है, कैशे में सेव है, कैशे हो गई ना, वो कैशे में सेव है, जब तक मैं उसको पोस्ट बैक नहीं करूंगा उस सर्वर पे नहीं जाएगा। ये मेरे कैशे में है तो उसको हम कहते हैं कैशे लेवल इवेंट्स। लिखो इसके अंदर में, दीज इवेंट्स आर सेव इन द पेज व्यू स्टेट। These events are saved in the page view state to be processed. These events are saved in the page view state to be processed when the post back event occurs. When the post back event occurs, यानी कि जब आपके पेज लेवल पे सेव है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इस पेज पे कोई भी डेट वैल्यू को डाल रहा हूँ, ये मेरा अभी रनिंग स्टेट में है, राइट। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, देखो ये मेरे कैशे में सेव है, ये मेरे पास कैशे में इस वैल्यू इसकी सेव है, लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये पोस्ट बैक होगा, कहाँ पे, सर्वर पे, तभी तो मैं जाके सेव करा सकता हूँ ना। लेकिन अभी कहाँ पे है ये, दिस इज इनसाइड द कैशे। अब मैंने इस पे लिखा, क्लिक किया तो ये सर्वर पे रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन अभी मैंने सेव करने के लिए कोई कोडिंग नहीं लिखी है कि मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कहीं सेव करा रहा हूं, लेकिन मैं कर सकता हूं। वी कैन राइट द कोड ऑन दिस बटन, वंस वी क्लिक ऑन दिस बटन आई वांट टू सेव दिस वैल्यू ऑन द सर्वर, तो ये हो सकता है, लेकिन टेम्पररी मेरा डेटा किसमें है, कैशे के अंदर में। दिस इज कॉल्ड कैशे इवेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, कैशे इवेंट। और कैशे इवेंट को हम लोग पोस्ट बैक के थ्रू सेव भी कर सकते हैं। लिख लो इसके अंदर आगे भी, टेक्स्ट बॉक्स चेंज इवेंट, text box change event of a control and selected index change event, text box change event of a control and selected index change event, text box change event of a control and selected index change event of a drop down list, control are example of cache event. Drop down list control are example of cache event. Cache event can be converted, cache event can be converted into post back. Cache event can be converted into post back by setting the auto post back property, property of control to true. ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसका जो है ना कैशे में तो आ ही रहा है,
लेकिन जैसे कैशे में आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको हम पोस्ट बैक चाहें, उसको हम पोस्ट लेवल बैक लेवल पे भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि जो वैल्यूज़ मेरी आ रही है वहाँ पे, जो भी वैल्यूज़ वहाँ दिखे वो उसके अकॉर्डिंगली सर्च हो जाए। ड्रॉप डाउन में मैंने जैसे कोई वैल्यू सेलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन में बहुत सारी वैल्यूज़ होती है, अब मैं एक वैल्यू जो सेलेक्ट हो रहा है तो वो तो टेम्प्रेरी कैशे में आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे वो वैल्यू सेलेक्ट हो, जैसे सेलेक्ट करें, और मैं चाहता हूँ जो वैल्यूज उसके अंदर सेलेक्टेड हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेटाबेस से वैल्यू रिट्रीव हो जाए, तो मुझे क्या करना होगा, वहाँ पे पोस्ट बैक इवेंट उसका जाके ट्रू करना पड़ेगा। इस तरह से जैसे आप कोई फॉर्म है आपके पास में, जैसे मेरे पास कोई ड्रॉप डाउन अब मैंने ले लिया, यहाँ पे मैं एक ड्रॉप डाउन ले लेता हूँ, या आप टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी कर सकते हो ऐसा, एक ड्रॉप डाउन कंट्रोल ले लिया। अब इस ड्रॉप डाउन की जो वैल्यूज़ होगी, मैं चाहता हूँ वो पोस्ट बैक इवेंट पे वो चली जाए, मतलब इसमें जो वैल्यूज़ होगी वो कैशे में होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे डेटाबेस की वैल्यू पिक हो जाए। तो उसके लिए आपको ऑलवेज क्या करना होगा, इसकी प्रॉपर्टी में जाके ऑटो पोस्ट बैक आपको ट्रू करना पड़ेगा। दिस इज ऑटो पोस्ट बैक, ये फॉल्स है, इसको आपको ट्रू करना पड़ेगा। जब आप ट्रू कर दोगे तो ये इसके अंदर में जो भी वैल्यूज़ होगी, जो टेम्प्रेरी लेवल पे वैल्यूज़ है, वो उसके थ्रू आप सर्वर से डेटा को वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑटो पोस्ट बैक ट्रू नहीं किया तो आप किसी भी केस में आप सर्च नहीं कर सकते। जैसे आप इग्नो में बीसीए पे क्लिक करते हो, आप बीसीए का डिटेल आपका दिखता है, एमसीए पे क्लिक करते हो तो एमसीए का डिटेल दिखता है, क्योंकि उस जो उसमें डेटा है वो कैशे लेवल पे है, उस टाइम कैशे लेवल पे है। लेकिन जब उसमें उन्होंने पोस्ट बैक इवेंट यूज किया, पोस्ट बैक मतलब जो भी यूजर सेलेक्ट करे वो पोस्ट हो सर्वर पे। कैशे में तो तुम्हारे पास है, जब तक वो सर्वर पे पोस्ट नहीं होगा तब तक आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते ना कि जो आपने आई डाली है वो पासवर्ड आपका सही है या गलत है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस आपकी वैल्यू नहीं आ सकती। तो दिस इज पोस्ट बैक इवेंट जो कैशे लेवल पे हम करा सकते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट द लास्ट इवेंट हो गया वैलिडेशन इवेंट। वैलिडेशन इवेंट, वैलिडेशन इवेंट, वैलिडेशन इवेंट में क्या होगा, जितने भी वैलिडेशन लेवल के कंट्रोल्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं इसके अंदर में। यानी कि अगर मैं इस पेज पे वैलिडेशन में मैं जाके एक रिक्वायर्ड वैलिडेटर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे सॉरी रेंज है ये, मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वैलिडेटर एक ले लेता हूँ, तो वो क्या करेगा, ये रिक्वायर्ड वैलिडेटर मैंने लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए लिया, तो मैं इस रिक्वायर्ड वैल्यू को मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू करस्पॉन्डिंग उसको मैं सेट कर दूं। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू उसके साथ सेट कर दी, और मैंने यहाँ पे एरर मैसेज में स्टार कर दिया लाइक दिस। तो जब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो ये वैलिडेशन लेवल पे क्या करेगा, उसको वैलिडेशन लेवल पे चेक करेगा। तो ये कंट्रोल लेवल पे चेक करेगा, तो कंट्रोल लेवल पे जाके वो चेक करेगा कि अगर इसकी वैल्यू नल है तो इसे मैं एग्जीक्यूट नहीं करने दूंगा, ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर मैं इसकी वैल्यू नल रखूंगा, इसको मैंने लगा दिया, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूं, तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इस पे बटन पे क्लिक करूंगा तो वो सबसे पहले जाएगा वैलिडेशन लेवल पे जाएगा, और वैलिडेशन लेवल पे चेक करेगा कि जो इसकी वैल्यू है अगर ये नल है, जो हेलो का मैसेज आना चाहिए वो नहीं आएगा मेरे पास। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वैलिडेशन लेवल वैलिडेट नहीं हुआ है। वैलिडेशन लेवल जब तक वैलिडेट नहीं होगा तब तक हेलो का मैसेज नहीं आएगा। देखो यहाँ पे हेलो का मैसेज नहीं आ रहा है क्योंकि वैलिडेशन लेवल पे इसने उसको वैलिडेट नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे कुछ देखो, यहाँ पे स्टार आ रहा है, वो बता रहा है कि वैलिडेशन लेवल पे मैं इसको मैंडेटरी फील्ड चाहिए, इसको आप फिलअप करो तभी मैं आगे भेजूंगा। तो फिर जैसे ही मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाली, एक्स वाई जेड कुछ भी मैं डालता हूँ और फिर मैं ओके करता हूँ, तो वैलिडेशन लेवल जो है वो फुलफिल हो गया और फाइनली मेरे पास हेलो का मैसेज आ गया। तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज वैलिडेशन लेवल। इसके लिए लिख लो थोड़ा सा, दीज इवेंट अकर्स ऑन द क्लाइंट। ये क्लाइंट के पास अकर्ड होगा क्योंकि सर्वर के पास तब भेजेगा जब वो वैलिडेट हो जाएगा प्रॉपरली। तो दिस इवेंट अकर्स ऑन द क्लाइंट बिफोर द पेज इज पोस्टेड, बिफोर the page is posted back to the server, before the page is posted back to the server, and all validation controls use the
all validation controls use the validation event at client page. जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल्स हैं, वो सारे क्लाइंट पेज पे क्या करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे. विदाउट वैलिडेट वो आगे नहीं सेंड करेंगे. तो ये हम लोगों ने आज देख लिया कि इंटायर इवेंट्स क्या होते हैं ASP.NET के अंदर में, कितने कैटेगरीज के होते हैं, कितने लेवल्स के होते हैं, और फिर हम लोगों ने सारे लेवल को भी डिस्कस कर लिया विथ एग्जाम्पल. तो आप इस चीज़ को अच्छे से एक बार खुद अपने लेवल पर प्रैक्टिस करो. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप जितने भी इंटरव्यूज़ लेवल पे जाओगे वो आपसे पूछेगा. और वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको एक डेवलपर बनना चाहते हो तो जब तक आपको इवेंट नहीं पता है तब तक आप कोड नहीं कर सकते. हाउ यू कैन मेजर कि आपको कहाँ कोड करना है, तो आपको इवेंट लेवल पे ही कोडिंग करनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसे मैं अब स्टॉप करूँ. आप